पहाड़ों पर आफत का अलर्ट। 25 अगस्त तक ज्यादातर इलाकों में होगी जोरदार बारिश। अलर्ट मोड पर प्रशासन। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विकास के लिए बीजेपी को वोट। मंत्री आर्या की बढ़ी सक्रियता। ग्राउंड जीरो पर पहुंची मंत्री आर्या। रुड़की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पाइप गोदाम में लाखों की चोरी का खुलासा। 8 लाख रुपए के साथ 3 शातिर चोर गिरफ्तार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से खबर, जहां बागेश्वर उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी का जीत का दावा। बागेश्वर में भाजपा के सामने नहीं कोई चुनौती। सीएम धामी ने कहा कि विकास के लिए जनता भाजपा को वोट करेगी। 5 सितंबर को बागेश्वर में वोटिंग होगी। पार्वती दास हैं बागेश्वर से बीजेपी उम्मीदवार। तो बड़ी खबर देहरादून से पहुंचा रहे हैं आप तक। बागेश्वर उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। विकास के लिए जनता भाजपा को वोट करेगी। 5 सितंबर को बागेश्वर में वोटिंग होगी। बागेश्वर से बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास हैं। तो उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी देखने मिल रही है। लगातार सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सीएम धामी ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। विकास के लिए जनता भाजपा को वोट करेगी। बता दें कि 5 सितंबर को बागेश्वर में वोटिंग होनी है और बागेश्वर से पार्वती दास बीजेपी उम्मीदवार हैं। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। 5 सितंबर को वोटिंग होगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विनय, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत का दावा किया है। जी, कि 5 सितंबर को बागेश्वर में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर लगातार देखा जाए तो जो बीजेपी है, बीजेपी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी लगातार यहाँ पर जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो उनका भी एक बड़ा बयान यहाँ पर सामने निकल कर आया है कि बागेश्वर उपचुनाव में जो है किसी तरीके की कोई चुनौती उनके सामने नहीं है। क्योंकि चंदन रामदास की अगर बात की जाए तो चंदन रामदास जो कैबिनेट मंत्री भी रहे और 4 बार वहाँ से विधायक भी रहे हैं, उनका जो वहाँ पर जनता के प्रति अगर देखा जाए तो जनता के हित में जो है उन्होंने काफ़ी विकास कार्य वहाँ पर किए हैं। तो उसको देख करके जो है जनता, वहाँ की जो बहुमूल्य जनता है वो वहाँ पर वोट करने जा रही है और बागेश्वर उपचुनाव में जो है भारी मतों के साथ जो है यहाँ पर जीत दर्ज करने की बात जो है यहाँ पर सरकार भी कर रही है। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए जिस तरह से भाजपा प्रत्याशी के नाम की जो है घोषणा हो चुकी है, पार्वती दास जिस तरह से चुनाव बागेश्वर से लड़ने वाले हैं, उसके अलावा अगर बात करें विपक्ष से कौन चुनावी मैदान में उतरा है?
कि दोनों ही यहाँ पर अगर पार्टियों की बात की जाए तो ये पार्वती दास जो कि स्वर्गीय चंदन राम दास की जो धर्मपत्नी है वो इस बार जो है बीजेपी से यहाँ पर प्रत्याशी है। साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस से बसंत कुमार को जो है यहाँ पर टिकट मिला है। तो दोनों की अगर देखे जाए तो दोनों की टक्कर जो है यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन पूरी तरीके से जो है बीजेपी इस बात को नकार रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि जो यहाँ पर बागेश्वर में उपचुनाव जो होने हैं उसमें पूरी तरीके से जो है यहाँ पर बीजेपी का परचम जो है वो यहाँ पर लहराने वाला है और भारी मतों के साथ जो है यहाँ पर बीजेपी की जीत होनी सुनिश्चित है। जी बिल्कुल विनय, क्योंकि देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतारे हैं, लेकिन बीजेपी जो है विकास के दम पर चुनाव जीतने की बात कह रही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बीजेपी ने पहले ही स्थिति यहाँ पर क्लियर कर दी थी कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो दल बदल की जो कार्यवाही है, रणनीति है, वो उस दौरान जो है यहाँ पर देखने को भी मिली थी। तो उसमें साफ तौर पर जो है देखा गया था कि किस तरीके से जो है जिस दिन यहाँ पर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की थी और उसके बाद में जो है उसके अगले दिन ही यहाँ पर जो है कांग्रेस ने अपने दावेदारी के लिए जो है यहाँ पर बसंत कुमार को जोड़ लिया था। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है रणनीति के तहत इस समय बीजेपी यहाँ पर चल रही है और बीजेपी ने साफ तौर पर जो है यहाँ पर अपनी जीत का जो दावा है वो भी यहाँ पर कर दिया है। जी बिल्कुल विनय, बने रहिए आप हमारे साथ में, आगे भी आपसे जानकारी और बड़ी खबरों पर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, दून में डेंगू मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। शनिवार को डेंगू के 24 नए मरीज मिले हैं। दून में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 310 हो गई है। जिले में 29 क्षेत्रों में डेंगू ने दस्तक दी है। राजधानी में 69 डेंगू के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, राजधानी देहरादून में डेंगू मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, राजधानी में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है, 300 के पार पहुंच गई है मरीजों की संख्या। यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून में जो डेंगू के मरीज हैं उनकी जो संख्या है लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। बीते दिन की अगर बात की जाए तो बीते दिन भी जो है यहाँ पर जो डेंगू के मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर सीएमओ की अगर बात की जाए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बात की जाए, तो उनका साफ तौर पर जो है यहाँ पर आशा कार्यकर्त्री जो है उनको भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि हर घर जाकर के जो है जिस तरीके से डेंगू का जो लार्वा यहाँ पर पनपता है उसको लेकर के जो है सर्वे करें, उसको जो है नष्ट करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाए। और साथ ही साथ एक जागरूकता अभियान के तौर पर जो है यहाँ पर आशा कार्यकर्तियों को भी जो है यहाँ पर सीएमओ के निर्देश हैं कि डेंगू से किस तरीके से जो है बचाव कार्य किए जा सकते हैं, इसके लिए लोगों को जो है यहाँ पर जागरूक किया जाए। साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से डेंगू के जो मरीज हैं इस समय यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर जागरूक करने के साथ साथ जो है सीएमओ ने यह भी कहा है कि जो डेंगू का जो लार्वा होता है ये साफ पानी में ही पनपता है और इसका जो मच्छर होता है वो शाम के समय ही जो है यहाँ पर काटता है, जिससे कि डेंगू होने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो इसको देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर अलर्ट मोड पर है और लगातार जो है दवाइयों का जो छिड़काव है वो भी हर क्षेत्र में यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, देखा जाए तो एक तरफ पूरे प्रदेश में बारिश से हाल बेहाल है, लगातार देखा जा रहा है कि भारी बारिश हो रही है, बाढ़ वहां पर आ रही है, और अब दूसरी तरफ देखें तो ये डेंगू सरकार के लिए, विभाग के लिए, प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से भारी बारिश इस समय जो है लगातार उत्तराखंड में जारी है, जिसके चलते जो है काफ़ी जलभराव की स्थिति भी जो है यहाँ पर राजधानी देहरादून में पैदा हो रही है। साथ ही साथ और भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर जल भराव की जो स्थिति है वो बनी हुई है। तो आपको बता दें कि डेंगू की अगर बात की जाए तो डेंगू का जो लार्वा है उस के बढ़ने के जो चांसेस हैं इस दौरान जो है यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाते हैं और ऐसे में जो है एहतियात के तौर पर यहाँ पर सीएमओ की अगर बात की जाए या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से जो है मुस्तैदी के साथ यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी जो है सभी को यहाँ पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि डेंगू को लेकर के जो है जागरूकता अभियान भी जो है यहाँ पर चलाया जाए, जिससे कि आम जो लोग हैं, आम जनमानस हैं, उनको जो है इसकी जानकारी मिल सके किस तरीके से जो है इससे बचाव कार्य किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल विनय, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं डेंगू के। अस्पतालों में क्या सभी तरह की सुविधाएं मरीजों को मिल पा रही हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अस्पतालों की अगर बात करें तो अस्पतालों में जो है मरीज इस समय जो है यहाँ पर लगातार जो है मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हम्म। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो जो स्वास्थ्य विभाग है वो उनका साफ कहना है कि जो भी यहाँ पर मरीज आ रहे हैं, कुछ मरीजों को जो है यहाँ पर डिस्चार्ज भी किया जा रहा है और हम्म। उसको लेकर के जो है यहाँ पर अगर जनता की बात की जाए तो जनता जो है हम्म। या फिर जो लोग यहाँ पर डेंगू से पीड़ित हैं वो भी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो प्राइवेट अस्पतालों की भी अगर बात की जाए तो प्राइवेट अस्पतालों की जो स्थिति है वो भी इस समय जो है यहाँ पर काफ़ी जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि खचाखच जो है इस समय प्राइवेट जो अस्पताल हैं वो भी डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। तो जी। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके की जो इस समय की स्थिति है वो देहरादून में डेंगू को लेकर के बनी हुई है। लेकिन हम्म। स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास यही कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर लोगों को जागरूकता रैली के माध्यम से जो है यहाँ पर अभियान के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक किया जाए। जी जी बिल्कुल विनय, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी में IND24 की खबर का असर हुआ है, जहां खाद्य विभाग और नगर पालिका ने क्षेत्र के अनेक स्थानों पर कार्रवाई की, जिसमें साफ सफाई समेत लाइसेंस की जांच की गई। जानकारी के अनुसार मंडी से लगातार अधिक दाम पर सब्जी बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया और पाया कि मंडी में दुकानदार घरेलू गैस का उपयोग व्यावसायिक रूप में कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके से 17 सिलेंडर बरामद किए, जिनमें से 6 सिलेंडर मालिकों से 13,200 रुपए वसूले गए। लाइसेंस, रेट लिस्ट समेत अन्य कमियां पाए जाने पर 5 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। लंबे समय से यहाँ सब्जियों के रेट भी बहुत हाइक कर रहे थे और उसमें लगातार शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी। तो उन्हीं शिकायतों के क्रम में हमारे द्वारा छापेमारी की गई है और इसमें हमने बाटवा विभाग को भी साथ लिया है, खाद्य और उसका नगर पालिका हमारे साथ में रही है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी साथ रहे हैं। तो सभी दुकानों पे रेट लिस्ट लगवाई गई है और घरेलू सिलेंडरों की जो व्यावसायिक उपयोग हमारे प्रतिष्ठान करते हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उन पे भी छापामारी की गई है। तो इसमें नगर पालिका द्वारा भी साफ सफाई के लिए चालान किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भी 5 नोटिस जारी किए गए, कुछ लोगों को चेतावनी भी जारी की गई है। और खाद्य पूर्ति विभाग की जो 2 टीमें हमने बनाई थी, उन्होंने 17 सिलेंडर हमारे जब्त किए हैं, जिनमें से 6 लोगों ने मौके पे ही प्रशमन कर लिया गया था और 13,200 की धनराशि भी जमा करा ली गई थी। टनकपुर के मनिहार गोट में तराई पूर्वी वन प्रभाग शारदा रेंज की टीम ने छापेमार कार्रवाई की, जिसमें अवैध आरा मशीन को सीज किया गया। वहीं चुरान के लिए लाई गई लकड़ी बरामद की गई। 35 नग लकड़ी और 2 लट्ठे जब्त किए गए। हालांकि मालिक फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। मसूरी में उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संघ ने टाउन हॉल परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरने को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि उत्तराखंड जल संस्थान को जल्द कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। प्रदर्शन में कर्मचारियों के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता, मसूरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल समेत शहर के कई जिम्मेदार शामिल हुए। बता दें कि उत्तराखंड जल संस्थान का कार्यालय निजी भूमि पर संचालित है। पहले कार्यालय टाउन हॉल में संचालित था, लेकिन नवीनीकरण के कारण खाली करना पड़ा। रही बात ये कि आज के सांकेतिक धरने की, वो हमें जो कार्यालय जो टाउन हॉल में चाहिए था, जो हमारा जो मौलिक अधिकार था, जो अभी तक नहीं मिला, 5 से लेके अभी तक, जिसकी वजह से जो आज हमने जो सांकेतिक है जो धरना दिया। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी मांग है जो कोई और नहीं है, हमारे विभाग की है जो नाक और नाम और काम की है जो साख पे है जो धब्बा लग रहा है। एक तो है जो 4 तारीख को है जो हमने जो कार्यालय खाली करना है, अभी तक है जो हमारी है जो कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। जब व्यवस्था भी नहीं हो पाई है तो है जो कर्मचारियों में रोष व्यक्त है। अब हमारी है जो मांग ये है कि आज हमारा सांकेतिक धरना था, इसमें शासन प्रशासन है जो इस बात में जो गौर नहीं करता, तो हम है जो 25 तारीख को है जो आकस्मिक अवकाश पे चले जाएंगे सारे सामूहिक रूप से। वो अपने ही संस्थान की जो समस्या है उनका निराकरण आपस में बैठकर तय नहीं कर सकते, जबकि पिछले अक्टूबर से इस
प्रक्रिया चल रही है कि कार्यालय से हटना है, शिफ्ट होना है, तो क्या एकाएक याद आई कि 4 सितंबर को जब खाली करना है तब याद आ रहा है कि अब कहाँ ले जाएं कार्यालय? तो इस कार्यालय को हटाने से कर्मचारियों पर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो मसूरी का जो 8 से 10 हज़ार उपभोक्ता है, जो शहर में आकर अपनी समस्याओं का समय समय पर आकर निदान कर सकता है। मसूरी वैसे ही जल समस्या से जूझता रहता है। उन समस्याओं के निराकरण के लिए ये जल संस्थान के कर्मचारी बहुत मेहनत के साथ कार्य करते हैं, और अगर यदि यही कार्यालय कहीं दूर ले जाया जाएगा, शहर से दूर कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से कर्मचारी सहित मसूरी की जनता को भी इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी मांग सिर्फ यही है कि कर्मचारियों का जो ये आंदोलन है, जो उनकी धरना है, इसको हम समर्थन देते हैं, और हम कहते हैं जो शहर में जो जल संस्थान का कार्यालय है वो यथावत वैसी का वैसी रहे। हमारा सबसे बड़ा खेद, हमारा दुख इस बात का है कि 8,000 उपभोक्ता हैं मसूरी उत्तराखंड जल संस्थान के, वो कहाँ जाएंगे अपनी समस्याओं को लेकर? और क्या सरकार के पास, उत्तराखंड सरकार के पास, जो धामी सरकार है, जो करोड़ों की, अरबों की बात करते हैं, योजनाओं की, परियोजनाओं की, क्या हमारी सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि एक परमानेंट भवन, एक स्थायी भवन, उनके एक बहुत बड़े दफ्तर उत्तराखंड जल संस्थान उनके एक अनुभाग को मिले? बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके खिलाफ आज हमने धरना प्रदर्शन किया है, और जल्दी अगर उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों की मांग नहीं मानी गई तो 15 दिन के भीतर अगर इनका निस्तारण नहीं किया जाता है तो हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे, पैदल आवास कूच करेंगे, संपूर्ण मसूरी की जनता के साथ और उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों के साथ, और वहां जाके अनिश्चितकालीन धरना देंगे। है तो हम तो आज भी कहा कि अगर ये बिल्डिंग नहीं बनती है तो फिलहाल या तो टाउन हॉल के ऊपर जो छत डाल रखी है उसको दिया जाए टेम्परेरी। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता जब सड़कों पर उतरोगी तो तब जाके सरकार की जूं रहेगी, सचिव की रहेगी, और जो हमारे जलस्थान के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको संज्ञान लेना चाहिए इसमें। ये शहर के भविष्य का सवाल है। जिस शहर से आप 8,000 उपभोक्ताओं से पैसा ले रहे हैं, जिससे आपके कर्मचारियों की तनख्वाह जा रही है, अब वो उस पर चिंता नहीं करेंगे तो कौन चिंता करेगा उस बात के लिए? इसलिए हम पूरा समर्थन इनको देंगे, चाहे इनका धरना हो, प्रदर्शन हो, अनिश्चितकालीन हड़ताल हो, हम इनके साथ हैं जब तक इनको कहीं कार्य नहीं मिले। देहरादून में एसबीआई ने सूचना विभाग के सहयोग से वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें सूचना विभाग से जुड़े कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी दौरान एसबीआई के अधिकारियों ने स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के फायदे बताए। साथ ही बताया कि कई तरह के फीचर से एसबीआई का स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट जुड़ा है। इसके साथ ही बताया कि जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ आसानी से स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट खोला भी जा सकता है, जिसके चलते सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारी सभी के लिए अलग अलग फायदे रखे गए हैं। इस दौरान सूचना विभाग के अपर निदेशक आशीष त्रिपाठी ने इसे फायदेमंद बताया और कहा कि जो भी उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी हैं जिनका सैलरी पैकेज है, उन्हें बिना पेमेंट किए कई फायदे मिलते हैं। सरकार का एक विशेष प्रयास है कि उन्होंने बैंकों के साथ एक एमओयू किया, और हमारे जितने भी बैंक हैं जहां उन्होंने एक स्पेशल पैकेज दिया है, जो भी हमारे उत्तराखंड की स्टेट के सरकारी कर्मचारी हैं जिनके अभी सैलरी पैकेज जाता है, उसको बिना कोई और अन्य पेमेंट किए हुए बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे डेबिट कार्ड का फीस नहीं होती है, उस पर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है जो कि 50 लाख और 1 करोड़ तक का है। तो ये काफ़ी फायदेमंद है। बिना पेमेंट किए हमको चाहिए कि हम अपने सैलरी अकाउंट को मैप कराएं अपने बैंक से, और ये स्पेशल पैकेज का फ़ायदा उठाएं। जैसा हम लोगों ने मीटिंग के दौरान अपने ग्राहकों को बताया कि सैलरी पैकेज एक अकाउंट है जिसमें कि सैलरी कस्टमर की जिनकी आ रही है उनको बहुत प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। कई बार की हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि हमारे सैलरी वाले अकाउंट के साथ साथ इन ढंग की सुविधाएं हैं। जैसे लॉकर में कंसेशन है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें मिलता है, आरटीजीएस एनईएफटी के चार्जेस हमें नहीं लगते हैं, लोन प्रोसेसिंग में हमें फ़ायदा होता है उनके चार्जेस में, इंटरेस्ट रेट में। ये सारी जो सुविधाएँ हैं कई बार की एज ए ग्राहक मुझे पता नहीं होता है। तो आज इस आयोजन में हम लोगों ने अपने ग्राहकों को यही बताने का प्रयास किया है कि अगर आपका अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में कहीं पे भी है तो उसको आप सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करवाएं, और अगर आपका अकाउंट हमारी बैंक में नहीं है और सैलरी तो आप हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें सैलरी रिसीव करें, जिससे कि ये सारी सुविधाएं आपको हम लोग प्रदान कर सकें। जो हम स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को प्रोवाइड करते हैं, इसके मेजर फीचर हैं आपका मंथली एवरेज बैलेंस निल है, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे उसके। एटीएम कार्ड आप जो लेते हैं अपने अकाउंट में उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, उसकी कोई एनुअल मेंटेनेंस फीस भी नहीं है। आप कहीं से भी
कितने भी बार ट्रांजैक्शन किसी भी ATM से कर सकते हैं। जो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इसका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। हम 30 से 50 लाख का आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस देते हैं। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस है 1 करोड़ का। जो एक फैसिलिटी है जो हम सिर्फ हमारा बैंक प्रोवाइड करता है वो है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। हल्द्वानी में किसान रैली निकाल रहे थे। रैली में किसान लगभग 400 ट्रैक्टरों के साथ लालकुआं गोलापुर से होते हुए हल्द्वानी में प्रवेश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मंडी के पास रोक लिया। पुलिस पूरे बल के साथ उन्हें आगे जाने की परमिशन नहीं दे रही थी। किसानों का आरोप है कि जिस प्रकार से लगातार काले कानून बनाए जा रहे हैं और किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आज रेरा का कानून बनाकर किसानों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। किसान अपनी जमीन भी नहीं बेच सकता। इसी के विरोध में आज एक रैली शांतिपूर्वक निकाल रहे थे, लेकिन नैनीताल पुलिस ने हम लोगों को मंडी पर रोक लिया। किसानों ने इन सरकार को बनाया और बड़े तन मन धन से बच्चों ने अभी मतलब जो हमारे 18 साल के युवा हो उन्होंने भी इस सरकार को मत देकर के सरकार बनाई, लेकिन उस सरकार ने आज अपना ये जो नीति जो बनाई है रेरा को लेकर के इन्होंने किसानों को जो बेदरघात किया है उसके उपक्ष में यहाँ पर सारे किसान इकट्ठा हुए हैं कि वो अपनी ज़मीन को अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने ब्याह के लिए, अपने मकान के लिए अगर किसी प्रकार से अगर बेचना भी चाहें और लेकिन इस रेरा पे सरकार ने जो ये गलत नीति थोप दी है उस पर वो कैसे उस ज़मीन को बेचेंगे। 30 फीट का ज़मीन और 30 फीट की रोड, तो वही सरकार से हम मांग करना चाहते हैं क्योंकि किसान को इस तरह से न दबाया जाए कि वो अपने हितों के लिए जिन्होंने अपने मन तन से आपको वोट देकर आपकी सरकार बनाई, आप अपने हितों के लिए, अपने सुख शांति के लिए उसको ऐसे नियमों तोड़ा तो उसको वापस मांगना चाहते हैं। नैनीताल चोर गलिया गोलापार और मुखानी क्षेत्र से काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर आए हैं। इनको प्रशासन ने मंडी तक आने की परमिशन दी है, मंडी से आगे आने की परमिशन नहीं है। ये किसान हैं जो भी ये आंदोलनरत लोग हैं ये इस मांग पर अड़े हुए हैं कि हमें ट्रैक्टर आगे शहर के अंदर ले जाने की परमिशन दी जाए, जो कि इनको अनुमति प्रशासन ने नहीं दी है और इनको सबको मंडी पर यहीं पर रोका गया। सारे मेन रोड पर इतनी 100, 200, 250 ट्रैक्टरों के साथ अगर परमिशन दी जाएगी तो उसमें शहर में एक व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। एम्बुलेंस भी फंस सकती है, स्कूल बसेस, स्कूल का टाइम है, स्कूल भी बसें फंस सकती हैं, लोग परेशान हो सकते हैं, जाम की स्थिति हो सकती है। इसलिए इतने सारे वाहनों के अलाउ नहीं किया गया। अब पैदल इनकी अनुमति है कि ये जहाँ भी देना चाहेंगे ज्ञापन पैदल संख्या में जाकर अपना ज्ञापन दे सकते। विकासनगर में अजगर को देखकर इलाके में दहशत फैल गई। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। अजगर को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाकर अजगर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया। वन विभाग की टीम ने तकरीबन 10 फीट लंबे और 45 किलो से भी ज्यादा वजनी इस अजगर को जंगल में छोड़ दिया है। बहुत सारे सांप आज रेस्क्यू हुए हैं। ये मेरे साथ सैंसपुर से आदिल मिर्जा है। ये बहुत सारे सांप अभी जैसे कोबरा है, कॉमन क्रेत है, और अभी जो है सबसे बड़ा हमने जो रेस्क्यू करा है वो है आपका अजगर। ये आपका हेडिल के चैनल में फंसा हुआ था। हम लोग इसको ऊपर चढ़े, हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन इंतफाक से भारी था। वो करीबन 45 किलो के आसपास का वजन है और 9.5 फीट इसकी लंबाई है। ये गिर के पानी में कूद गया नीचे और उसके बाद हमने इसका 2 किलोमीटर पीछा करा और आगे जाके हमने इसको रेस्क्यू कर लिया, जिसको हमने अभी जंगल में रिलीज कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।